आओ आज अपन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपने फिरोज तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक बना वो फिरोज तुगलक। तो पहली चीज़ तो देखो क्या ध्यान रखनी है कि अपन को कोई इनका रिलेशन नहीं ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक से क्या संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक से फिरोज तुगलक, कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो, ठीक है ना। जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है मैं खुद ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या वही ड्यूरेशन ध्यान होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो, ठीक। तो अपन ने जैसे देखा था गयासुद्दीन तुगलक का कितना था याद करो, मैंने बताया था छोटा सा कार्यकाल ही था, तो कितना था 1320 से 25 में, 5 साल ही। फिर इस 5 का अपन देखेंगे मल्टीपल हो जाएगा, 5 गुना में 25, तो क्या हो जाएगा 1325 से 51। भाई ये 5 साल था ना, 5 का 5 गुना कर देंगे करीबन 25 हो जाएगा, तो 25 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये 1351, ठीक है। अब क्या कहाँ तक है 51 से 88, 88 तक। तो ये 88 कैसे याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा जब अपन इस ये जो फिरोज तुगलक पढ़ेंगे ना, तो इसकी लास्ट लाइन आएगी इसके नोट्स की, क्या था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ का वो विद्रोह दबाने गया था, ठट्टा सिंध में, ठीक है। वही गलती ये दोहराएंगे फिरोज तुगलक, ठीक है ना, और वही सिंध के अंदर ये जाएंगे। तो वहाँ फिर एक यूँ मजाक में बोला जाएगा शेख इब्राहिम के प्रशंसा में यूँ कि देखो एक सुल्तान तो पहले मारा गया सिंध के अंदर, दूसरा और आ रहा है धीरे धीरे वहीं पे मरने के लिए। तो एक सुल्तान तो मारा गया, दूसरा आ रहा है, उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए धीरे धीरे सिंध के अंदर आ रहा है। तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र बनी सिंध, ऐसे ही फिरोज तुगलक की भी बनेगी, समझ रहे हो। तो ये आगे ना दोनों की, एक मारा गया सिंध के अंदर और फिर अब दूसरे की बारी है सिंध ठट्टा। ये शेख इब्राहिम का नीचे अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एक सूफी एक तो गया, दूसरे को तुम संभालो। तो ये एक गया मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तो आगे ना 88 सेम अंक सेम है ना, ये बता रहा हूँ, समझ गए। तो देखो ऐसे ये मतलब अपन को इनकी ड्यूरेशन याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चाहे अपन दिल्ली सल्तनत का जैसे पूछेंगे, जैसे मैंने वो इस मेन वाले कल क्वेश्चन शेयर किए आपसे, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की नोबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है कि वो कहाँ तक उत्तरदायी था डिक्लाइन के लिए, है ना। तो उसमें अपन मोहम्मद बिन तुगलक लिखते हैं, तो आप खुद ही सोच लो कि जो स्टूडेंट उसका ड्यूरेशन लिख रहा है ब्रैकेट में, क्या उसने समय देकर तैयारी करी है कि नहीं करी है। मान लो आप खुद ही एग्जामिनर हो, कॉपी आपके सामने आती है और सब लिख रहे हैं 14th सेंचुरी, एक स्टूडेंट की कॉपी है मोहम्मद ब्रैकेट में 1325 से क्या पड़ गया है ये, मतलब डिजर्व करता है सिलेक्शन लेना। और बाकी 40 सेंचुरी तो हर कोई लिख देगा, वो लिपअप होती है, ये मेहनत है। फिरोज तुगलक आगे लिखते हो, आगे नोबिलिटी कंटिन्यूटी फिरोज तुगलक 1351 88, दम आता है कि नहीं आता। तो ऐसे फिर वो नंबर खींचे जाते हैं, एग्जामिनर अपनी कॉपी पढ़ता नहीं, वो उसमें ढूंढता है चीज़ें, ये है कि नहीं है कि नहीं, ये पढ़ेगा कोई नहीं, वो तो चश्मा लगा रखा उसने कि ये फैक्ट्स इसके अंदर है कि नहीं, मिलान करते जाओ, ये है इतना, ये है इतना भाई। तो ऐसे इनसे नंबर आया, तो इनको कैसे याद रखना है ये भी चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक। आ जाओ। तो अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक का देखा हुआ था सारा सिस्टम, क्या देखा था अपन ने कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, पूरे दक्षिण भारत को जीता, सबसे बड़ा मैप था, मैंने मैप भी आपको बना के दिखाया। और फिर धीरे धीरे अपन देखते हैं फिर इसका नतीजा हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ, किस हिसाब से अपन देखें सर नतीजे इस हिसाब से देखो कि देखो आज वर्तमान सरकार है, ठीक है, नरेंद्र मोदी अपन देखते हैं पीएम है। तो आज अपने सरकार के कौन कौन से आधार स्तंभ में मुझे बताओ। सबसे पहले तो जैसे अपन देख लेते कि भाई प्रधानमंत्री है सरकार का हेड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आधार स्तंभ कौन सा आता है जो देश चलाता है, नहीं प्रेसिडेंट को हटा दो, चलो वो तो गणतंत्र, वो पीएम प्रेसिडेंट दोनों एक में आ गया अपने। इसके बाद बताओ कौन सा आती है दूसरी चीज़। चलो जैसे गगन ने बोला प्रेसिडेंट बोल देते, चलो ये हम अभी लिख देते, फिर आगे देखेंगे इसका। फिर इसके बाद बताओ और कौन से आधार स्तंभ है, मतलब पूरा टोटलिटी में बताओ। मतलब यूँ कह दो कि जैसे मोटा मोटा जैसे अपन बताएं तो भाई जैसे मंत्रालय वगैरह हैं सारे, जैसे फाइनेंस बोला, गृह मंत्रालय, सारे मंत्रालय हैं अलग अलग। तो जैसे जो उस समय जो मंत्रालय जो संभालते थे उसको अपन क्या बोलते थे, अमीर वर्ग, है कि नहीं है। फिर डिफेंस स्टाफ, अपने डिफेंस सर्विसेज आ जाती हैं, सेना जिसको अपन जैसे बोलेंगे ये सेना, ये आ गई, ठीक है ना। फिर देश कौन चलाता है, और ब्यूरोक्रेसी तो अमीरों में आ गई। जैसे भाई मंत्रालय के अंदर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वो पर्दे के पीछे काम करते हैं मिनिस्टर के पीछे। आज मान लो जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे जितने भी स्वास्थ्य में A to Z, मतलब ACS हेल्थ से लेकर कोई पियोन भी है कोई हेल्थ के अंदर,
तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है विधानसभा में खड़ा होकर? वो हेल्थ मिनिस्टर कर रहा है। तो गुमनामीता में काम करती है ब्यूरोक्रेसी एनोनिमिटी में अंदर, समझ गए भाई? मिनिस्टर हेड है उस डिपार्टमेंट का, हेल्थ का, और डिपार्टमेंट के अंदर सब आ गए ऐसे। फिर कौन और कौन बचा इनके अंदर? वो चलो इसमें अभी अपन देखेंगे अमीर और, चलो अपन, आपने न्यायपालिका बोला तो उसको अपन उस समय उलेमा थे, उलेमा ही थे जो न्यायपालिका चलाते थे। काजी ये भाई था कैसे? पैगंबर, खलीफा, देन उलेमा और काजी, वो उलेमा में आ गए। फिर कौन चलाता और देश? हाँ वो जैसे वो अमीर वर्ग में आ जाएंगे घूम फिर के। और सोचो और देश कौन चलाता है? आधार स्तंभ कौन है और देश का? कौन रहेगा सुरेंद्र इसमें? भाई मोटा मोटा अपन देखें तो प्रधानमंत्री आ गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में अपन जैसे देख लेते कि भाई उस समय जैसे जो हेड थे वो खलीफा आ गए, खलीफा से आपने क्या किया वो देख लेंगे। अमीर वर्ग देख लिया, इसमें पूरे अमीर आ गए, पूरी ब्यूरोक्रेसी आ गई, सेना आई गई, और उलेमा इस खलीफा के नीचे आ ही गए। फिर और कौन बचा जो देश चलाता है? आज देश कौन चलाता है इनके अलावा? हाँ वो इसमें आ जाएंगे सारे, मतलब ये उलेमा के अंदर मतलब ऑलमोस्ट आ जाएंगे, मतलब वो अमीर वर्ग में मान लो। इसके अलावा देश आज कौन चलाता है? वो अब मुझे बताओ, ये जैसे आज अपन देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चुन के किसने भेजा? अपने प्रस्तावना की सबसे पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आम जनता ही तो है मेन। तो ऐसे थोड़ी फिर आप जीत के आगे बैठ जाओगे, आम जनता है कि नहीं है? ये आधार स्तंभ है, ठीक है। तो अब इन सब की जो अपन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय नीति, और वही अपन तुलना करेंगे फिरोज तुगलक से। तो कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि नट सेल में आप देख लिया ना, अपन अभी वर्तमान में लेके आए हैं सारी चीज़ें। अब इसको अपन जैसे, चलो इसको लिखा रहने दो, अब इसको अपन समराइज करें कि सर ये कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहले पीएम के रूप में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। पीएम तो क्या बन गया? सुल्तान, जिसकी चलती थी उस समय। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुल्तान। तो सबसे पहले तो सत्ता होगी सुल्तान, ठीक है। दूसरी होगी सत्ता कौन? खलीफा, है ना, मतलब इसमें सारे आ जाएंगे। खलीफा आ गया, उलेमा आ गए, आए कि नहीं आए? और तीसरा आ गया अपने सेना, और चौथा आ गया अपने आम नागरिक। ये तो ये देख लो, ये चारों अपन ने जो ऐसे लिखे अभी वर्तमान में, तो अभी क्या इसमें नहीं आ गए क्या? पहला आया सुल्तान, दूसरा आए खलीफा, उलेमा और काजी, सब उसमें आ गए। तीसरा आ गया सेना, और चौथा आ गई आम जनता। ये चार पिलर्स लिख लो, है ना। जब भी अपन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक की तुलना करेंगे तो अगर ये आपको चार स्तंभ पता है ना, तो आप सब कुछ लिख जाओगे। अब तो बस इनमें हुआ क्या क्या परिवर्तन, वही अपन देखते जाएंगे। सबसे पहले सुल्तान, दूसरा खलीफा, तीसरा सेना, और चौथा आम जनता। अब देखो सही दिखेगा। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। सुल्तान, खलीफा, उलेमा, सेना और आम जनता। भाई जनता, चलो माना कुछ जनता के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन बदायूं का कथन नहीं है, सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को, तो प्रजा क्या फील करती है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। शासक बना रहेगा, अगला शासक कौन बनेगा, है कि नहीं? जैसे मैं बता रहा था, जैसे छोटे छोटे वियतनाम जैसे देश ने याद दिला दिया अमेरिका को क्या है, क्या वो एक राष्ट्रीय था। तो जनता का एक सेटिस्फेक्शन रहना बहुत जरूरी है। जनता सेटिस्फाइड है। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या स्टेटमेंट था? मुझे नहीं पता कुरान शरीयत में क्या लिखा है, जो आम प्रजा के हित में है वो मैं करूँगा। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू फेस्टिवल्स के अंदर रुचि लेता, उसको क्या पड़ी थी? क्यों पता, रेवेन्यू सारा इनके पास है, इनसे मिलके रहना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ, तो सुल्तान, खलीफा, उलेमा, सेना और आम। अब इनसे अपन हुआ क्या क्या वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको ऐसे पिलर्स में अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले सुल्तान, तो अपन जैसे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जैसे अपन हर चीज़ जल्दबाजी के अंदर करी, दुरुस्त पर जैसे विस्तार किया, है कि नहीं है। उसके जो अपन देखते हैं प्रयोग हैं वो हैं, है कि नहीं, ये थे। खलीफा के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है। खलीफा के अंदर उसने, अपने देखा था कि मिस्र के खलीफा से इजाज़त ली थी। खलीफा में तो चलो अपन को समझ में आ गया, लेकिन उलेमा का क्या किया था? उलेमा क्या किया था उसने?
क्रॉस लगा हुआ था ना उलेमा में, उलेमा की नहीं मानी थी। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण निर्णय उनसे करवाते थे। एक बार सुनो गगन, फिर लिख लेना। फिर तीसरा अपन देखते हैं सेना। तो सेना में मोहम्मद बिन तुगलक ने तो क्या किया था, मार्च कराओ। मार्च मतलब जाओ दक्षिण में, अपन राजधानी परिवर्तन करना है। मदुरै तक अपन महाबर तक गए कि नहीं गए मदुरै? अब जाने में चले तो गए आप वहाँ, लेकिन हुआ क्या फिर? किसने एहसान याद दिला दिया था? एहसान खान है कि नहीं? सेना में विद्रोह हो गया था, देखा था। और जो सेना अमीरों को दबाने के लिए भेजी गई थी, वो ही सेना किनके साथ हो गई थी? विद्रोही के साथ हो गई दक्षिण में। तो अपन को ध्यान है कि वो एहसान खान विद्रोह हो गया, ठीक है। और फिर अपन लास्ट में ले लेते हैं आम जनता। तो ये आम जनता तो सबसे पहले अपन ने बर्नी का, सॉरी उसका इसामी का स्टेटमेंट देखा था। इसामी ने क्या बोला था कि जनता क्या करती थी, गाली लिखे हुए पत्र फेंकती थी, है कि नहीं? जनता परेशान थी। फिर जैसे अपन देखते हैं कि बदायूं ने लास्ट में क्या बोला, दय से क्या है दर्द, और दर्द भरी बात किसने बोली है? दुखी, कि जनता, सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक पे की मृत्यु पर क्या कहा? बदायूं ने क्या, सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो जनता क्या थी? दुखी थी, है कि नहीं? तो अब ये सारी चीजें हैं ना, अब ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी, फिरोज तुगलक इनको सबको रिवर्स कर देगा। सुल्तान विस्तार की नीति कुछ नहीं अपनाएंगे अपन, कोई प्रयोग नया नहीं करना है, कोई नया विस्तार, कोई नई टेरिटरी नहीं जोड़ेंगे अपन, क्योंकि देख लिया जोड़ के क्या किया पहले। खलीफा इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक मानी रिकॉग्निशन ली थी, फिरोज तुगलक ने मिल ली, क्योंकि वो तो जरूरी था, जिससे कि भाई जो इस्लामिक कल्चर मानने वाली जनता है वो अपने फेवर में रहे। उलेमा वर्ग की मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं मानी थी बिल्कुल ही, जबकि फिरोज तुगलक मानेंगे, ठीक है। उन्होंने जो भी शरीयत के अनुसार सही नहीं है उन सबको बंद कर दिया। जैसे अपन इसके अंदर देखेंगे कि मज़ारों पर महिलाओं का जाना, वो बंद निषेध कर दिया। कुछ सूफी दल हुआ करते थे जो कि एंटी सल्तनत काम करते थे, जत्थे होते हैं ना, जैसे आज अपन जैसे देखते हैं कि 5 साधु एक साथ चल रहे हैं, आजकल तो ट्रेंड कम हो गया, लेकिन वो इधर से उधर मार्च करते रहते थे, उनको दल बोलते थे। उनको उन्होंने बैन कर दिया फिरोज तुगलक ने। 4 जो कर रहे हैं जो शरीयत के अनुसार ही, शरीयत के अनुसार वैध हैं, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स, केवल उनको ही रहने दिया, बाकी सब खत्म कर दिए, है कि नहीं? पहले जजिया ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था, वो उसने उससे भी वसूल लिया, उर्स नामक कर लगा दिया, ठीक है। फिर जैसे अपन जैसे देखेंगे कि चित्रकारी करना, मतलब ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाना अलाउ नहीं है इस्लाम के अंदर। तभी आप जैसे देखना कोई भी इस्लामिक बिल्डिंग होती है तो उसके ऊपर कैलीग्राफी होती है, सुलेखन होता है, या कुरान की आयतें लिखी रहती हैं, या जैसे ऐसे बेल बूटे बने हुए रहते हैं, यूँ ऐसे यूँ, जैसे अब ताजमहल पे देखना, जैसे पीटर डोरा जिसको बोलते हैं अपन, वो सारा रहता है। लेकिन मूर्ति मतलब चित्र के रूप में कोई, जैसे अपन हिंदू कल्चर के अंदर है वैसा उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो जितने भी चित्र वगैरह थे उनको मिटवा दिया। जितने भी वेल नोन मंदिर थे, जैसे अपन ने ज्वालामुखी मंदिर देखा कांगड़ा, है कि नहीं है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, जहाजनगर उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल थी जहाजनगर, उन सबको उसने नष्ट करवाया, ठीक है। तो जिससे क्यों ये सब क्यों किया? धर्म के अकॉर्डिंग काम, जिससे कि उलेमा खुश हो जाए, है कि नहीं है? क्योंकि उलेमा पहले नाराज थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, अब नाराज थे तो इस समय भी नाराज रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ मत होना, ठीक है। अब रही सेना की बात, तो सेना में अपन ने जैसे देखा कि विद्रोह हो गया था, तो अब अपन कुछ कॉल उसके शांत करो उसको, तो शांत करो तो क्या था, अपन ने देखा था भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर दिए थे, इसने खत्म कर दिया, योग्यता के आधार पर नहीं देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वेतन देता था, यहाँ वेतन नहीं, अपने एकता बांट दो, यहाँ वंशानुगत कर दिया, वहाँ योग्यता था, यहाँ वंशानुगत कर दिया, है कि नहीं? तो इसको पैसिफाई करेंगे। अब देखिए अपन कैसे पैसिफाई करेंगे। फिर लास्ट में आम जनता। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आम जनता को राहत मिले। लास्ट में किया वो दुआब में जो वो पे कर वृद्धि करी, उसका डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए सुधार कार्य किए थे, लेकिन उसके बदले भी टैक्स लगा दिया तुमने, तो है कि नहीं है? तो आम जनता को कैसे राहत पहुंचाएंगे वो अपन देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया पिछले 5 मिनट में, ये अपन को, ये फिरोज तुगलक का पूरा खाका है। ये चारों स्तंभ अपने को याद होने चाहिए। सुल्तान, दूसरा खलीफा, तीसरा सेना और चौथा आम नागरिक। बस यही माइक्रो के रूप में मोटा मोटा मैंने आपको बताया, बस इसी को अपन डीप देखेंगे आगे, समझ गए? अब जैसे फ्रेम के रूप में चलेगा वैसे वैसे इसको अपन देखते जाएंगे। आ जाओ, तो देखो सबसे पहले 2 माइक्रो, ये माइक्रो वर्ड्स पे ध्यान रखना पूरा इधर, ठीक है। अभाव और सस्ती। क्या 1351 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली गद्दी बैठा, ठीक है ना। चचेरा भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखो, मोहम्मद तुगलक बाद फिरोज तुगलक जो है ना, ये नोट्स के अंदर भी FST लिखा रहेगा, फिरोज शाह तुगलक, जैसे MBT था मोहम्मद बिन तुगलक, ये FST, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने एक सफल शासक के गुणों एवं साहस दोनों का क्या था,
सफल शासक और गुणों का क्या था? अभाव, है ना। अब कई बार तो क्या होता है कि अभाव होता नहीं है, जबरदस्ती दिखाना पड़ता है, बस ये दिखाना पड़ा है इसको, क्योंकि आपको शासक बनना है, सुल्तान के रूप में आपको टाइम निकालना है अपना, ठीक है। तो आपने वो जो माहौल था वो देख लिया पहले, सब लोग परेशान, खास तौर पर तो आम जनता परेशान। तो अब कोई भी ऐसा काम मत करो जो ये अन्य स्तंभ या जिससे आम जनता परेशान हो। आम जनता चुनती नहीं तो क्या हुआ है करण, आपने गगन, आम जनता चुनती नहीं है तो क्या हुआ है कि नहीं? सरकार की स्टेबिलिटी पे तो बहुत ज़्यादा रोल होता है ना जनता का। ऐसे तो कोई भी ऐसा काम मत करो कि वो जनता, बिल्कुल बांग्लादेश वाला अपन देख रहे, तो कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे कि आम जनता दुखी हो, नहीं दिक्कत हो जाएगी अपने, ठीक। तो फिर क्या किया उन्होंने, फिर ये अभाव दिखा दिया बस कि सफल शासक के गुण, सफल शासक गुण ये होते हैं कि जैसे सफल शासक यहाँ क्या रही है नॉलेज में, दिमाग के, सफल शासक बोलते समय कौन से शासक यार दिमाग में रहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, है कि नहीं, जो कि इंपरिस्टिक काम करते हैं, वो सफल शासक के गुण थे यहाँ। जो अपन गुणों की बात करें, साहस, नयापन करना, है कि नहीं है। लेकिन वहाँ फिरोज तुगलक में ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की अपन लेगेसी अभी देख चुके हैं। भाई मोहम्मद बिन तुगलक का तो जितना भी माहौल था वो सब विरासत के रूप में फिरोज तुगलक को मिला है कि नहीं मिला है? अब भैया मुझे तो आगे चलाना है इसको, अब कैसे सुधारूं? तो हर वर्ग में असंतोष है। सुल्तान खुद भी परेशान हो लिया, उलेमा वर्ग परेशान हो लिए, सेना परेशान हो ली, आम जनता परेशान हो ली। तो अब भैया चतर बनने में, दिमाग लगाने में कोई फायदा नहीं है, जनता के बन के चलो, ठीक है। अभाव था प्रशासक के मामले में, फिरोज का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था, है ना, चीप पॉपुलैरिटी, सस्ती लोकप्रियता। इसी को अपन जैसे बोलेंगे तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर वर्ग में तुष्टीकरण आएगा, अमीर, सेना, उलेमा, तुष्टीकरण, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ठीक है ना, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। जैसे अपन जैसे देखते हैं कि भाई आपने अभी जैसे देख लो बीजेपी कांग्रेस, है ना, तो जैसे भाई कांग्रेस हमेशा जैसे भाई मुस्लिम के ऊपर दाव चलती है, तो भाई पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जैसे जम्मू कश्मीर में जो अभी तक हो रहा था, चलो कोई भी ऐसा काम मत करो जो मुस्लिम वर्ग परेशान हो, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ही है वो, तुष्टीकरण की नीति, कि उसको छेड़ो मत, है ना, चलने दो जिससे कि अपना सपोर्ट बना रहे, तो वो होता है तुष्टीकरण। और सस्ती लोकप्रियता भी यही है, जैसे चुनाव आ रहे हैं तो ये तो नहीं कि यार रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो 1000 रुपये दे दो इनको सबको, हैं, ऐसा करो इन सबको शराब पिला दो, है कि नहीं है। जब वो काम नहीं करेंगे, जबकि चाइना के अंदर जैसे क्या होता है कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखाया जाए, है ना। इट इज़ बेटर टू गिव फिश, इट इज़ बेटर टू टीच फिशिंग देन टू गिव फिश, है ना। मछली आप दोगे तो एक बार ही खाई, लेकिन अगर वो पकड़ना सीख जाएगा तो उसमें वो कैलिबर आ गया, वो टैलेंट आ गया, वो स्किल आ गई, समझ गए। तो ये था सस्ती लोकप्रियता, तुष्टीकरण, समझ गए आप। तो बैकग्राउंड क्या था वो अपन ने देखा फिरोज तुगलक का। तो ये अभाव और सस्ती, समझ गए, अभाव था शासकीय गुणों का और सस्ती लोकप्रियता, पॉलिसी ऑफ तुष्टीकरण पे वो ध्यान देता था। इन माइक्रो वर्ड्स पे ध्यान रखो, है ना, रिवीजन माइक्रो से ही होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। आपने एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ा जिसमें माइक्रो मैंने बना के दिए हुए हैं, वो पढ़ोगे तभी माइक्रो की कीमत समझ में आएगी, नहीं तो इम्पॉसिबल है एनसीईआरटी का रिवीजन विदाउट माइक्रो। पहली बार तो हर कोई पढ़ लेता है, जबकि जो खिलाड़ी है उसको तो कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा उसको। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आसन विघटन की, उसको जो दिल्ली सल्तनत का पतन बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रहा था, उसको रोकना था। गद्दी पर बैठने के बाद, गद्दी पर, अब जैसे गद्दी पर बैठा, तो अभी अपन ने जस्ट देखा कब बैठा गद्दी पर, 1351, मोहम्मद बिन तुगलक 1351। तो जब भी ये ऐसे लिखा रहे ना तो अपने नोट्सों में लिखा करो गद्दी पे कब बैठा, 1351। अब वो दिन मत लगाओ सर मंगलवार था, बुधवार था, ऐसे अगर फैक्ट्स आते हैं दिमाग में तो अपन खोद चुके हैं अपनी कब्र। तो गद्दी पर बैठने के बाद फिरोज शाह तुगलक की समस्या ये थी कि दिल्ली सल्तनत के आसन्न विघटन, जो विघटन बिल्कुल नज़दीक था, एपीरेंट था, उसको दिखने लग गया। ये भाई आसन विघटन ऐसे क्यों दिखने लग गया था यार तुमको? अरे जान लो ना, उलेमा परेशान हो रहे हैं, अरे सेना विद्रोह कर रही है, अरे अमीर विद्रोह कर रहे हैं, अरे आम जनता इंतजार कर रही है कब सुल्तान जाए यहाँ से, दुखी है जनता। तो देख लो आसन विघटन, भाई ये तो आधार स्तंभ थे, चारों में ही विरोध के स्वर अपन देखते हैं, उलेमा, सेना, अमीर। मतलब क्यों बोल दिया करो उलेमा, अमीर, सेना और जनता,
तो जैसे उलेमा अपन देखो यूँ लिखते हैं ना, ऊ, इसी को अपन आगे कर दें तो ये अमीर बन जाएगा। उलेमा अमीर, फिर सेना, और फिर सेना सैसे ही कर दो अपने साधारण, मतलब आम नागरिक। जैसे बोलते हैं ना ये आम रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे आम के पेड़ नहीं उगते हैं, मतलब यहाँ से आम नागरिक नहीं जा सकता, ट्रेस पास नॉट अलाउड, यहाँ से खास व्यक्ति जा सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना अपन लोकतंत्र में तो हर आमो खास होता है, मतलब हर आम आदमी खास होता है लोकतंत्र में, क्योंकि सबकी वोट की पावर एक है, तो आमो खास बराबर होते हैं, तो आम और आम का विलोम है खास, है ना। तो यूँ ऐसे साधारण, तो उलेमा, अमीर, सेना और साधारण जनता, इन चारों में असंतोष था। तो उसको दिख रही थी कि दिल्ली सल्तनत का विघटन जो है बहुत ही नज़दीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको थोड़ा सा डिले कर देते हो या इसकी स्पीड बढ़ा देते हो, तुम्हारे ऊपर है ना। इस विघटन के जो दिख रहा है उसका क्या करोगे। तो इसने कम से कम करीबन ज़्यादा भी नहीं तो करीबन देख लो आप करीबन 38 ईयर्स हैं, तो उस विघटन को एक तरह से प्रोलॉन्ग कर दिया। जो व्यक्ति मरने वाला था कल ही, जो सल्तनत डिक्लाइन होने वाली थी बिल्कुल कगार पे, उस डिक्लाइन को उसने 38 साल और एक्सटेंड कर दिया, है ना। जैसे व्यक्ति मरने वाला था कल ही, लेकिन थोड़ा सा अच्छा उसकी मेंटलिटी में सुधार हुआ, पॉजिटिव थॉट्स आए, योग किया, अध्यात्म किया, सुबह जल्दी उठा, घूमा फिरा, तो जो कल मरने वाला था उसकी लाइफ कितनी बढ़ गई, 38 साल बढ़ गई, है कि नहीं। जबकि उसी का हाथ में था, अगर वो नहीं उठता करता तो अगले दिन ही कोलैप्स हो जाता। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। तो उसने दिल्ली सल्तनत का जो विघटन था उसको टाल नहीं दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, या यूं कह दो उसको 38 साल और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। फिर भाई वो फिरोज तुगलक के आने वाले शासक पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या करता है अब आगे। भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लीगेसी दी है फिरोज तुगलक पे डिपेंड करी कि नहीं करी, अब मैं क्या करूं। तो उसमें जैसा भी था तो उसने क्या किया, अपने आप में गुणों का अभाव दिखा दिया और 38 साल और खींच गया। अब फिरोज के बाद जैसे तो शासक आ रहे थे, जैसे गयासुद्दीन सेकंड देखेंगे, अबू बकर मोहम्मद, अपने सिकंदर शाह, और फिर लास्ट में नासरुद्दीन महमूद, उन पे डिपेंड करता था कि वो क्या करते। तो हो सकता है कि वो और आगे सरक जाता, और ज़्यादा इच्छा ही रहता तो हो सकता है कि आज तक चलता रहता, है कि नहीं है ऐसे। तो ये चीज़ है। आ जाओ फिर देखते हैं अपन तुष्टीकरण कि कैसे रोका जाए इसको, आसन विघटन को। इसके लिए उसने अमीरों, अभी पढ़े थे अपन उलेमा अमीर, तो मैंने आपको जो बताया वो देखो, सबसे पहले उलेमा देखो सर दिख गया, फिर अमीर देखो सर दिख गया, सेना दिख गई, फिर इसमें सर क्या नहीं आया, सर साधारण जनता नहीं आई, है कि नहीं है। ऐसे उसका है कि प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। भाई जनता के भी अपन देखें, जनता को सर कैसे सेटिस्फाई करते हैं अभी अपन देखेंगे। अस्पताल बना दिए, रोजगार दफ्तर खुला दिए, है कि नहीं है, शहर बनवा दिए रहने के लिए, फिर वहाँ पानी की सप्लाई के लिए नहरें बनवा दी। ऐसे कि प्रति तुष्टिकरण पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की नीति अपनाई, और उसने तय किया कि सत्ता उन्हीं प्रदेशों तक कायम रहने की कोशिश करेगा जिसकी व्यवस्था केंद्र से आसानी से की जा सके। नहीं चाहिए मुझे देवगिरी दौलताबाद, तुम फ्री होना, हम मेरी तरफ से फ्री हो भैया, जो मन में आए वो करो। ठीक है साहब, फिर तो हम हमारा बहमनी साम्राज्य बना लेते हैं ना। अरे मदुरा विजयनगर उधर दक्षिण में पांडे, ठीक है ऐसा है क्या, चलो यार फिर तो अपना झंडा लगाओ रे विजयनगर, और हरियर बुक्का कुछ नहीं करना क्या, फिर तो तुम कुछ नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं करूँ, चलो साहब बढ़िया, तुम तुम्हारे मैं मेरी TTM, तू तेरे में मेरे, खत्म, सब मस्त। इसलिए उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार मानने का प्रयत्न नहीं किया। पता था उसको, देवगिरी देख लिया 1527, अरे खूनी और पिपासु सुल्तान लोगों से बदला लेना चाहता था, लोग भी उससे परेशान थे, मुझे नहीं चाहिए देवगिरी, ये दक्कन आ गया देवगिरी, तो यहाँ पे फिर भाई तुम्हें नहीं चाहिए तो हो गया बहमनी, लो खत्म। इधर ले लो दक्षिण भारत में अपन देख लिया क्या, विजयनगर, विजयनगर एम्पायर, और ये पांडे अपन ने देख लिया मथुरा के अंदर, समझ गए। तो ऐसे जो अपन विजयनगर बहमनी पढ़ेंगे ना तो देखना आप, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही चालू हो जाएगा उनका उत्थान। अभी अपन देखा था हरियर बुक्का, आ जाओ। तो ये देखो, ये माइक्रो समझ में आ गया, आसन विघटन और तुष्टिकरण। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश गुणा। प्रदेश मतलब प्रदेश के आगे क्रॉस लगा हुआ, वो क्या है कि कोई भी नया प्रदेश मैं नहीं जीतूंगा। अब जैसा भी मैंने बताया कि प्रदेश पे आगे लगा हुआ क्रॉस। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, जैसे अपन ने देखा था बंगाल अलग हो गया था, इलियास शाही नहीं पढ़ा था,
उधर मथुरा नीचे अलग हो गया, इधर सिंध अलग होने जा रहा है, तो अब मुझे तो नहीं जीतना किसी को भी, हो गए अलग, होने दो। उन्हें पुनर्जीवित पुनर्विजित पुनः जीतने करने की उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। इसका मैप भी छोटा हो गया। बिल्कुल देखेंगे अभी अपन। फिर पतन, भाई दिल्ली सल्तनत का पतन देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, भाई उसने टाल दिया 38 साल, है ना। पतन ऐसा नहीं किया कि भाई लॉन्ग लाइफ दिल्ली सल्तनत को मिले, बस वो ये चाहता था कि मेरा शासन चलता रहे कैसे भी करे, सल्तनत कमजोर हो रही होने दो, मुझे सल्तनत से मतलब नहीं है, मुझे मेरे सुल्तान बने रहने से मतलब है, ये चीज़। उसके अकुशल ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति ध्यान है भाई, मिस्र से हाथ मिलाया, ख्वारिज्म से हाथ मिलाया ताकि खुरासान को हटा सकें, उधर कांगड़ा के अंदर जा रहे हैं, उत्तरी तक हिमालय के तरीके उधर बांग्लादेश तक जा रहे हैं, है कि नहीं। तो विदेश नीति इसमें लिख लो, जैसे ख्वारिज्म। दोषपूर्ण सैनिक संगठन, जैसे अपन देखेंगे योग्यता गई बाढ़ में, है कि नहीं है, नकद वेतन नहीं देंगे, एकता देंगे, वंशानुगत कर दिया आपने, तो वो हो गया दोषपूर्ण सैनिक संगठन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप सल्तनत का तेजी से पतन और विघटन होने लगा। देखो सल्तनत लिखी हुई है यहाँ पे, सुल्तान का पतन वतन कुछ नहीं लिखा हुआ, सल्तनत का विघटन, जो स्टेट थी दिल्ली सल्तनत, हाँ, सल्तनत का पतन हो गया, मतलब खुद तो चले रहे 38 साल, लेकिन सल्तनत जैसे पता अंदर से दीमक लग जाती है, तो ये वो दीमक थी। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से देखो यहाँ पे लाइन खींच दो हाईलाइटर से नोट्स के अंदर, ये तो यहाँ तक तो थी भूमिका, एक हाईलाइटर रखा करो पिंक कलर वाला अपने साथ में, यहाँ पे लाइन खींच दो। अब यहाँ से आगे क्या चालू हो जाएगा, यहाँ से आगे पूरा सेगमेंट चालू हो जाएगा, जो अपने पिलर्स देखे थे ना। हाईलाइटर नहीं है तो पेन से खींच दो एक गहरी लाइन में ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ से आगे वो सब माइक्रो वाले बिंदु हैं, जो माइक्रो पिलर्स वाले संबंधित बिंदु हैं, पिलर्स से संबंधित जो है। ठीक है, अब देखो पिलर से संबंधित है यहाँ पे, हाँ। अब सबसे पहले अपन देखेंगे सेना। ठीक है, ये लाइन थी तेजी से पतन और विघटन हो गया। ठीक है, अब जो पिलर्स जैसे अपन ने बताए थे, तो सुल्तान की तो अपने भूमिका देख ही ली। अब सबसे पहला पिलर देखेंगे अपन सेना की, सेना के अंदर क्या हुआ, कि वो उसने सेना के अंदर ऐसा क्या किया जो कि वो 38 साल एक्सटेंड हो गया। ओके।